दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ उन कुछ स्मार्टफोन के डिजास्टर की जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर हुए थे। क्योंकि देखा तो कंसेप्ट बहुत अच्छा था, चीजें हो सकता था कि एक टाइम पे रिवोल्यूशनाइज कर सकते थे, लेकिन ये बुरी तरीके से डिजास्टर वगैरह साबित हुए। और सबसे पहला डिजास्टर के बारे में बात करें वो यार एंड्रॉइड 1 था। देखो एंड्रॉइड 1 को गूगल ने शुरू किया ताकि जो गूगल है वो अपने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स में डाल सके, यानी कि हार्डवेयर कोई कंपनी बनाएगी लेकिन सॉफ्टवेयर का पूरा कंट्रोल गूगल के पास होगा। बाद में आगे चल के रिवीजन में आया और वहां पे ये चीज आई आपकी निकल के Xiaomi के साथ, जिसका Mi A1 आया था। वो प्रोडक्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा था एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम का। लेकिन एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल थी। पहले तो OEM का एग्री होना जरूरी है और दूसरा था गूगल का रेडी होना जरूरी है, क्योंकि गूगल का जो फोकस था वो एंड्रॉइड 1 के बाद यहाँ पे सीधे शिफ्ट हो गया पिक्सल फोन के ऊपर और पिक्सल को ज्यादा प्रायोरिटी देने लगे। और एंड्रॉइड प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे OEM जो थे वो भी लेस इंटरेस्ट दिखाने लगे, क्योंकि वो लोग जो थे वो अपनी खुद की स्किन, खुद के UI को ज्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर देने लगे थे बजाय कि एंड्रॉइड 1 के। इवन एंड्रॉइड 1 के अंदर जो अपडेट का जो प्रॉमिस किया गया था, कंसिस्टेंट जो आपको देखने को मिलेंगी, वो भी ये लोग ढंग से फुलफिल नहीं कर पाए। और देख के ऐसा लगता है कि एंड्रॉइड 1 टोटली यहाँ पे डेड है और शायद आपको कभी भी देखने को ना मिले। हालांकि ये कंसेप्ट अगर आज अच्छा होता तो बहुत ही ज्यादा मजा आता। इसके बाद अगली जिस चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ वो होता है यार कस्टम रोम। यार आज से कुछ साल पहले तक कस्टम रोम का जमाना बहुत जबरदस्त था, लेकिन आज के समय में कस्टम रोम और रूटिंग बहुत तेजी से डिक्रीज हो चुकी है। इसका देखो कपल ऑफ की एग्जांपल्स है। सबसे पहले तो आज के समय में किसी भी नए फोन को रूट करना, बूट लोडर अनलॉक करना, यहाँ तक कि कस्टम रोम फ्लैश करना, उसकी अवेलेबिलिटी होना बहुत ज्यादा रेयर हो चुका है। और मार्केट में सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड फोन्स हैं जिनके लिए आपको प्रॉपर कस्टम रोम का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके साथ कम्युनिटी भी यहाँ पे काफी ज्यादा छोटी हो गई है और मोबाइल फोन कंपनीज ने जो स्टॉक रोम बनाती थी उसके अंदर ज्यादा फीचर्स ऐड करने लगे हैं, जिसके लिए लोग पहले कस्टम रोम को फ्लैश किया करते थे। इसके अलावा कुछ लोगों को बैंकिंग एप्स और UPI वाली एप्स के अंदर भी प्रॉब्लम आती है, जिस कारण से कुछ लोगों ने इस चीज को अवॉइड किया। और आज भी देखा जाए तो जो कस्टम रोम जो एक जमाने में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी, इतने साल के बाद वो पॉपुलरिटी रही नहीं और धीरे धीरे कस्टम रोम यहाँ पे खत्म होती हुई जा रही है। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा गेमिंग फोन्स के बारे में। देखो गेमिंग फोन का कंसेप्ट बहुत जबरदस्त था। मार्केट में एक जमाने में एक से गेमिंग फोन आते थे। मैं अगर Asus के ROG सीरीज के बारे में बात करूं, चलो आज भी मिल जाता है, लेकिन कितना आता है वो तो आपको भी पता है। इसके अलावा ब्लैक शार्क था, नूबिया कंपनी का रेड मैजिक आता था और हर एक दूसरी कंपनी एक प्रॉपर गेमिंग फोन बनाने में लगी हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि गेमिंग फोन के अंदर आपको कोई भी ऐसा यूनिकनेस देखने को नहीं मिलती। पहली बात, एक गेमिंग फोन एक फास्ट प्रोसेसर के साथ आएगा, लेकिन वैसे ही सेम प्रोसेसर आपको दूसरे फोन्स में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हर कोई लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप प्रोसेसर यूज करेगा। इसके अलावा देखा तो आपको अलग अलग एक्सेसरीज थे, हैप्टिक फीडबैक वगैरह थे और कुछ एडिशनल चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करी थी। लेकिन देखा तो गेमिंग के साथ एक चीज ये थी कि कुछ साल पहले जब PUBG यहाँ पे राइज किया था, उसके बाद गेमिंग का एक कल्चर आया था इंडिया में, लेकिन फिर धीरे धीरे ये चीज यहाँ पे थोड़ी डाउन होने लगी। आज भी लोग गेम्स खेलना पसंद करते हैं, लेकिन उतनी क्वांटिटी उतने ज्यादा लोग गेम नहीं खेलते। इसके अलावा ये बात भी है कि कई सारे लोग अब बोर होकर आगे मूव ऑन कर चुके हैं, मोबाइल फोन में ढेर सारे फीचर चाहते हैं और गेमिंग जो रहती है बहुत ही नीश मार्केट है। और ऐसे छोटे से मार्केट के लिए फोन बनाने से बेटर है कि बड़े मास मार्केट के लिए फोन बनाओ, जिसके अंदर बताएंगे ये फोन हमारे गेम भी खेल सकता है, लेकिन अगर आपको फोटो लेनी है वो भी ले लेगा। इसके अंदर आपको ज्यादा बड़ी बैटरी मिलेगी और भी ढेर सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो लोग उसके ऊपर ज्यादा इंक्लाइंड होना पसंद करते हैं बजाय कि ऐसा फोन जिसके अंदर आप सिर्फ गेमिंग कर पाए। और गेमिंग फोन्स भी एक डिजास्टर के रूप में यहाँ पे साबित हुए। इसके बाद बारी आती है आपके कैमरा रिलेटेड कुछ स्मार्टफोन्स की, क्योंकि देखा जाए तो अभी कुछ समय पहले क्रेजी कैमरा वाले कॉन्सेप्ट एक जमाना था। हाल ही में रियलमी ने रियलमी अल्ट्रा नाम का एक फोन दिखाया, जिसके अंदर फोन के पीछे आप एक लेंस लगा सकते हैं। और सिमिलर ऐसी ही चीज कुछ साल पहले Xiaomi के 12S Ultra ने भी करी थी। Xiaomi ने अपने 15 सीरीज के फोन में ये दिखाया कि पीछे आप एक एक्सटर्नल मॉड्यूल लगा सकते हैं कैमरा का। वैसा कुछ सोनी ने 2014 में QX1 नाम के एक मॉड्यूल के साथ किया था। इसके साथ ही कुछ साल पहले लाइटिया L16 नाम से भी एक फोन आया था, जिसके अंदर पीछे 16 कैमरा लगे हुए थे। नोकिया जैसी कंपनी ने भी 5 कैमरे वाला फोन बनाया था। लेकिन एक सच बात बताऊं, कैमरा के पीछे क्रेजी इनोवेशन, क्रेजी होके जाना, मल्टीपल कैमरास, ये सारी चीजें करना एक बहुत ही ज्यादा रिस्की चीज रहती है। और हाँ, इनोवेशन कहने में लगता है, लेकिन ये मेन स्ट्रीम नहीं जा सकता। देखो कैमरा के अंदर क्रेजी इनोवेशन, ये कुछ चीजें तो आती रहेंगी, लेकिन ये कभी मेन स्ट्रीम नहीं हो पाएंगी। इवन एक बड़ा सा लेंस या फिर फोन के अंदर से बड़ा सा लेंस निकलना, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है। देखो इन द एंड यहाँ पर ये होने वाला है कि फोन के अंदर AI कैपेबिलिटीज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी और बड़े से बड़े जूम लेंस वगैरह की जो रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे कम से कम होती चली जाएगी, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा कि आपका AI का यूज करके जो एक्चुअल जो इमेज है उसे यहाँ पे एनहेंस किया जाएगा। और इवन अगर आप एक बहुत ही ज्यादा पिक्सेलेटेड इमेज ले रहे हैं, उसको भी और ज्यादा शार्प किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ AI। तो ये कुछ चीजें होने वाली है। और मेरी नजर में जो क्रेजी कैमरा के कंसेप्ट से ना यार, ये सिर्फ एक टेम्परेरी सिर्फ दिखाने के लिए है। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि ऐसा कॉन्सेप्ट जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, और वो था 3D डिस्प्लेस का। देखो 3D डिस्प्ले का कंसेप्ट एक जमाने में तब पॉपुलर था जब 3D फिल्में पॉपुलर होती थी, 3D टीवीज आते थे, और तब HTC या LG जैसी कंपनी ने भी
अपने 3D फोन्स निकाले थे। लेकिन बाद में इसके ऊपर एक बड़ा रिवोल्यूशन तब आया था जब रेड जैसी कंपनी ने रेड हाइड्रोजन वन निकाला था, जिसमें 3D होलोग्राफिक डिस्प्ले था। लेकिन 3D होलोग्राफिक डिस्प्ले की भी लिमिटेशन है। देखो, देखने सुनने में चीज बहुत कूल लगती है, लेकिन ये सिर्फ तभी कूल लगती है जब आप इसका डेमो ले रहे हो। लेकिन उसके बाद जब रियल वर्ल्ड में जाते हो ना, तो इसका कोई इतना खास फर्क पड़ता नहीं है। और हाँ, इसके लिए जो 3D होलोग्राफिक कंटेंट एनिमेशन होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होते हैं, और ज्यादातर मोबाइल फोन 3D फोटोग्राफ लेने के कैपेबल है भी नहीं। इस वजह से जो 3D होलोग्राफिक वाली चीज थी वो यहाँ पे गिमिक बन के साबित हो गई, और ये समझ में आया कि ज्यादातर जो गिमिक्स होते हैं ना, वो मार्केट में इतने ज्यादा यहाँ पे चलते नहीं है। और ऐसे ही एक और चीज थी, वो थी यहाँ पे गूगल का प्रोजेक्ट एरा। देखो, गूगल ने ये सोच के प्रोजेक्ट एरा को डेवलप किया था जिसके अंदर मॉड्यूलर फोन का कंसेप्ट था, यानी कि महंगा फोन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जो चीज पसंद है वैसा फोन लो और अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको कैमरा प्रायोरिटी है, कैमरा सेंसर लगाओ, बैटरी चाहिए बड़ा बैटरी का मॉड्यूल लगाओ, बैटरी डिस्प्ले चाहिए बैटरी डिस्प्ले का मॉड्यूल चलाओ, और अगर फोन के अंदर कोई चीज टूट गई, फूट गई, कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उस मॉड्यूल को रिप्लेस करके नया लगा सकते हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे प्रोसेसर हो, कई सारी चीजें। लेकिन यार ये कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल था, और देखा तो प्रैक्टिकलिटी इसमें थी नहीं। पहली चीज, लोगों को चाहिए कि एक पूरा का पूरा प्रोडक्ट उनके हाथ में आ जाए, उसके अंदर उन्हें कोई ज्यादा छेड़खानी करनी ना पड़े, यानी कि जैसा प्रोडक्ट कंपनी दे रही है लोगों से चलाने को तैयार है। क्योंकि इंडिया के अंदर मेजोरिटी लोग तो जो वॉलपेपर जो आता है वो भी चेंज नहीं करते हैं, यहाँ तक मैंने देखा है। इसके अलावा यहाँ पे मॉडल फोन के साथ एक कंसेप्ट में प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे कंपनी के बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता था, क्योंकि अगर मॉडलर फोन अगर पॉपुलर हो गए तो कंपनी नए मोबाइल फोन कैसे बेचेगी, ये उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और इस वजह से कई सारी कंपनीज, इवन गूगल ने भी अपने मॉडलर फोन और प्रोजेक्ट एरा को खत्म कर दिया। इसके बाद में आपसे बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसे खुद फाउंड किया था एंडी रूबिन ने, जो कि एंड्रॉइड के फादर माने जाते हैं, और कहा जा रहा था कि ये कंपनी एंड्रॉइड फोन का फ्यूचर होगी। एसेंशियल PH1 वाकई में अपने जमाने से बहुत आगे का फोन था। यहाँ पे आपको सेरेमिक बैग देखने को मिलता था, पहली बार नॉच आया था, बेजल लेस स्टैंड लेकर आ रहे थे, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन बताऊं प्रॉब्लम क्या थी, अपनी लो सेल्स के कारण एसेंशियल PH1 कभी भी आगे नहीं आ पाए। इसके बाद एसेंशियल फोन 2 आ रहा था, जिसको एक बड़े से कैंडी बार शेप में ये लोग बना रहे थे, लेकिन लैक ऑफ फंड्स के कारण ये कंपनी यहाँ पे बंद हो गई। बाद में कार्ल पे की नजर इस पे पड़ी और नथिंग कंपनी ने एसेंशियल की जो भी चीजें थी उन्हें एक्वायर यहाँ पर कर लिया था। बाद में कुछ चीजें इनकी यहाँ पर आ रही है, नहीं आ रही, वो तो एक अलग बात है। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई भी कंपनी का जो इन्वेंटर होता है, एक बड़ी कंपनी सक्सेसफुल कंपनी बना ले ऐसा जरूरी नहीं है। ह्यूमेन के साथ बहुत अच्छा एग्जांपल है। ह्यूमेन की AI पेन 1 साल पहले आई थी, उसको ये बोल के प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि रिवोल्यूशन होगा और आपके मोबाइल फोन को रिप्लेस कर देगा। लेकिन बाद में जब रिव्यूज आए पता चला कि इतनी ज्यादा एडवांस है नहीं और मोबाइल फोन पे आप ज्यादा इजीली टास्क कर सकते हैं, तो ये प्रोजेक्ट भी डिजास्टर साबित हुआ। और हाल ही में ह्यूमेन के साथ क्या हुआ, उस कंपनी को HP ने एक्वायर कर लिया। देखो, मेन बात है कि जो इन्वेंटर होता है वो नई नई चीजें बनाता है, लेकिन जब बिजनेस खड़ी करने की बारी आती है, सक्सेसफुल कंपनी चलाने की बारी आती है, तो वो एक अलग ही टास्क होता है। और कई बार आप ये नहीं समझ सकते, कोई बड़े नाम के साथ कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो वो मार्केट में और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए। हालांकि चीजें अलग अलग तरीके से काम करती है, लेकिन मार्केट में आज भी स्पेस है किसी भी यूनिक और इनोवेटिव आइडिया के लिए, तो ये चीज होती है। और फाइनली मैं आपसे बात करने वाला हूँ, तकरीबन 9 साल हो चुके इस बात को, और वो है 2015 का फ्रीडम। देखो, 2016 फैब के अंदर ये फ्रीडम 251 नाम से मोबाइल फोन आया था। ये फोन को 250 रुपए में देने का वादा कर रहे थे, और 250 रुपए के बाद इस तरीके कंसेप्ट में बहुत सारे फोन आए थे, जिन्होंने किसी ने 600 रुपए में फोन बेचा, किसी ने 800 में बेचा, किसी ने 1000 रुपए में बेचा फोन। लेकिन ज्यादातर ये चीजें स्कैम निकली क्योंकि लोगों को फोन डिलीवर नहीं हुआ। लेकिन फ्रीडम 251 की खास बात ये थी कि मेरे को पता चला था कि इस फोन को यहाँ पे लिटरली कुछ लोगों को दिया गया था और मीडिया के कुछ लोगों में बांटा गया था। और अंदर की बात ये थी कि फोन जो देखा ना, वो बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी का डिवाइस था, और जो डिवाइस ये लोग बेच भी नहीं सकते थे, क्योंकि लिटरली ऐसा फोन बनाने की कीमत ही उनको ज्यादा पड़ रही थी। और हाँ, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो टू गुड टू बी ट्रू होते हैं ना, इनके ऊपर कभी भी यार यहाँ पे आप भरोसा मत कीजिए, क्योंकि चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा बदलती रहती है। तो हालांकि यार फ्रीडम की कहानी थी जो मेरे को आज भी लगता है, क्योंकि देखा जाए तो 251 रुपए के फोन ने ना उस समय इंटरनेट ब्रेक कर दिया था, और आज भी इंटरनेट में अगर इसकी कोई फोटो वगैरह डाल दे तो वहां पर भी लोग इसके बारे में एक्साइट हो जाते हैं। देखा जाए तो यार ये जलवा होता है यार एक मोबाइल फोन का, कि इतने लंबे समय के बाद कि इस मोबाइल फोन को आप खरीद भी नहीं पाए, कहीं बिका भी नहीं, कभी आया भी नहीं मार्केट में, लेकिन फिर भी इसका अलग ही यहाँ पे माहौल बना रहता है। खैर, काफी अलग अलग चीजें यहाँ पे चलती रहती, तो ये एक बात थी। लेकिन हाँ, ये वन ऑफ द क्रेजी डिजास्टर था और बहुत बड़े बड़े सपने दिखा के प्रेजेंट किया गया था। लेकिन आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बड़े बड़े वादे करना बहुत आम बात है। इवन IT इंडस्ट्री और टेक इंडस्ट्री के अंदर जब आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में जाते हो ना, तो कोई भी बड़ी कंपनी आते हैं ना, हमेशा ये वादा करते हैं कि हम नेक्स्ट एप्पल हैं, हम सबसे इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं और हम ऐसे प्राइस पॉइंट पे डिलीवर करेंगे जिसपे कोई भी इस चीज को डिलीवर नहीं कर पाएगा। लेकिन जब ऐसी ऐसी कंपनीज आती है तो मार्केट से तुरंत ही गायब हो जाती है। पास में मैंने लीको जैसी कंपनी का भी एक एग्जांपल देखा है और लेटेस्ट में ह्यूमन का भी एग्जांपल देखा। देखते हैं आने वाले समय में और क्या आता रहेगा, और कोई भी नई नई चीजें आती रहेंगी तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते रहेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बने रहने
बताने के लिए मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।